तो UFC 319 खत्म होने के बाद ड्रीकस डुप्लेसिस फॉर्मर मिडिलवेट चैंपियन की फर्स्ट टाइम ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुकी है उनके कमबैक से रिलेटेड। ड्रीकस डुप्लेसिस का ऐसा कहना है कि सिर्फ 14 से 13 वीक्स का टाइम उनको यहां पर चाहिए और उसके बाद वो यहां पर कमबैक करने वाले हैं। और हमजा चिमाएव के अगेंस्ट जो उनको यहां पर वीकनेस निकल के आई, उनके गेम में जो होल था यहां पर उनके गेम में कि वो वापस से खड़े नहीं हो पाए, वो उसको सिर्फ 12 to 13 वीक्स के अंदर सॉल्व कर देंगे। और भी बहुत सारी चीजें बोली है ड्रीकस डुप्लेसिस ने अपने कमबैक से रिलेटेड, जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अपने एमएमए कम्युनिटी के अंदर और भी काफी सारी डेवलपमेंट्स यहां पर निकल के आई है। कॉनर मैकग्रेगर को वापस से ट्रेनिंग करते हुए देखा गया उनके आइकॉनिक ग्रीन शॉट्स के अंदर, और लोगों का ऐसा स्पेकुलेशन वापस से यहां पर निकल के आ रही है कि क्या सच में इस बार सीरियस है कॉनर मैकग्रेगर अपनी ट्रेनिंग से रिगार्डिंग और कमबैक से रिगार्डिंग। साथ ही साथ अरमान सारूकियन को टाइटल शॉट मिलना चाहिए, वो डिजर्व करता है, ऐसा यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा ने बोला है। और तो और अपनी एमएमए कम्युनिटी के अंदर एक और बड़ी न्यूज निकल के आई, शॉन स्ट्रिकलैंड जो कि यहां पे टाइटल एस्पिरेशंस लेके चल रहा था, उसको 6 महीने का सस्पेंशन यहां पे मिल चुका है। तो इन सारी अपडेट्स के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहां पर ड्रीकस डुप्लेसिस के कमबैक से रिलेटेड और फॉर्मर चैंपियन का यहां पर क्या कहना है, क्योंकि ऑब्वियसली एक हफ्ता हो चुका था ड्रीकस की तरफ से ये फर्स्ट टाइम स्टेटमेंट निकल के आया है। बेसिकली ड्रीकस डुप्लेसिस ने यहां पर ये एक्सेप्ट करा है कि उसके गेम में यहां पर एक फ्लॉ था, उसकी जो प्रिपरेशन थी उसमें कहीं ना कहीं उसने एक्सेप्ट नहीं करा था, कहीं ना कहीं उसने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हमजा चिमाएव की इस लेवल की ग्रैपलिंग निकल के आएगी, इस लेवल का डोमिनेंट टॉप कंट्रोल निकल के आएगा। और हमजा चिमाएव के अगेंस्ट ड्रीकस डुप्लेसिस का बेसिकली ये कहना है कि उसके पास जो ये प्रॉब्लम निकल के आई है कि वो अपनी पोजीशन को रिवर्स ग्राउंड से नहीं कर पा रहा था और वापस स्टैंड अप पे नहीं कर पा रहा था, इसके लिए वो पूरी तरीके से वर्क इन करने वाला है। और ये ड्रीकस डुप्लेसिस के कोच ने भी कुछ टाइम पहले बोला था कि वो ऐसे ही सिमिलर हमजा चिमाएव के फाइटिंग स्टाइल से सिमिलर ब्लैंकेट टाइप फाइटर्स, जो कि ये दोनों कह रहे हैं यहां पर हमजा चिमाएव जैसे ब्लैंकेट फाइटर्स को पूरी दुनिया से खोजने वाले हैं, उसको अपने ट्रेनिंग कैंप में लाने वाले हैं उन फाइटर्स को, और ड्रीकस डुप्लेसिस को उनके अगेंस्ट प्रिपेयर करवाने वाले हैं। और उस हिसाब से वो हमजा चिमाएव के लिए रीमैच के लिए रेडी होने वाले हैं, ऐसा ड्रीकस डुप्लेसिस का कहना है। और ये जो प्रॉब्लम यहां पर निकल के आई है उनके गेम के अंदर, ये सिर्फ 12 से 13 वीक्स के अंदर ड्रीकस डुप्लेसिस सॉल्व कर देंगे, ऐसा उनका कहना है। और फिर ड्रीकस डुप्लेसिस ने टाइमलाइन बताई कि वो अर्ली 2026 के अंदर यहां पर वापस से कमबैक करेंगे और उस टाइम पे उनको रीमैच फाइट चाहिए हमजा चिमाएव के अगेंस्ट। अभी एक बहुत बड़ा और बोल्ड स्टेटमेंट है, लेकिन मुझे नहीं लगता यहां पर काफी कम पॉसिबिलिटी, पर्सनली भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि एक चैंपियन जब 50-44 का यहां पर स्कोर कार्ड निकल के आता है जो कि एब्सोल्युटली डोमिनेशन दिखाता है, उसको इंस्टेंट रीमैच मिल पाएगा। अब एक बार को रीमैच मिल भी जाए तो पर्सनली अब मैं कहीं से भी किसी भी तरीके से डाउट नहीं कर रहा, रीमैचेस के अंदर अक्सर चीजें चेंज होती है, बट जिस लेवल का टॉप कंट्रोल हमजा चिमाएव ने ड्रीकस डुप्लेसिस के अगेंस्ट दिखाया, मुझे लगता है कि उसको ओवरकम करने के लिए 12-13 वीक से तो ज्यादा का ही टाइम लगेगा। अब ये डेफिनेटली ऐसा है कि ड्रीकस डुप्लेसिस कोई एमेच्योर फाइटर नहीं है कि वो जल्दी चीजें सीख नहीं सकता, जल्दी अडेप्ट नहीं कर सकता, बट एमएमए को बोला जाता है कि स्टाइल्स मेक्स फाइट। ड्रीकस डुप्लेसिस का वो रगेड स्टाइल था, वो डैमेज अब्सॉर्ब करने वाला स्टाइल था, और हमजा चिमाएव के अगेंस्ट उस फाइटर का स्टाइल बेटर परफॉर्म करेगा जो कि ज्यादा एजाइल हो, जिसपे ज्यादा एक्सप्लोसिव पावर हो और जिसपे यहां पर स्पीड की एडवांटेज हो, जो स्प्रॉल अच्छे से कर पाए जिसके पास। लेकिन आप देख सकते हो ड्रीकस डुप्लेसिस जब भी यहां पे टेक डाउन डिफेंस भी कर रहा था तो उसके स्प्रॉलिंग एबिलिटी काफी ज्यादा स्लो लग रही थी, वो पोजीशंस को अच्छी तरीके से स्पीड में यहां पर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था, जो कि यहां पर काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा सिर्फ 12 से 13 हफ्तों के अंदर वापस इन सारी चीजों को सीख लेना। और मैं हमेशा से ये कहता हूं भाई, वो स्ट्राइकिंग को एक बार को ऐसे यूज टू होना काफी ईजी होता है, बट ये जो रेसलिंग ग्रैपलिंग मैन्यूवर्स होते हैं इनको यूज टू होना, इनकी मसल मेमोरी बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अब एक बार को आप सब खुद ही यहां पर सारी चीजें समझो, हमजा चिमाएव जो एक बार को आप देखोगे बचपन से सारी चीजें कर रहा है, रेसलिंग ग्रैपलिंग सारी चीजें बचपन से कर रहा है, उसकी जाके अब जाके उस तरीके की मसल मेमोरी बनी है। और ड्रीकस डुप्लेसिस उसको यहां पर बीट करना चाह रहा है 12 से 13 हफ्तों के अंदर। अभी कितना ज्यादा पॉसिबल है, ड्रीकस डुप्लेसिस के पास कितने परसेंट का इंप्रूवमेंट आएगा 12 से 13% का, ये काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल है मेरे हिसाब से। तो बाकी भाइयों इसके बाद यहां पर मैं बहुत सारे लोगों को ये भी देख रहा हूं कि ड्रीकस डुप्लेसिस को पूरी तरीके से काउंट आउट कर रहे हैं। रैम्पेज जैक्सन ने तो ये तक बोल दिया है कि उसको ड्रीकस डुप्लेसिस को डिवीजन छोड़ देना चाहिए, वेल्टरवेट डिवीजन में चले जाना चाहिए। तो पहली बात तो वेल्टरवेट डिवीजन में जा नहीं सकता ड्रीकस डुप्लेसिस को, पता नहीं क्या ही अपने बॉडी पार्ट को निकालना पड़ेगा वेल्टरवेट का कट बनाने के लिए। और दूसरी चीज यहां पर कि वो हमजा चिमाएव से हारा है और अभी भी वो मिडिल वेट डिवीजन के टॉप कंटेंडर्स को हरा सकता है, और लिटरली उसने मिडिल वेट डिवीजन क्लीन आउट करा। अगर आप उसका पास्ट रिकॉर्ड देखोगे तो हमजा चिमाएव से सिर्फ एक लॉस लेने के बाद कोई फाइटर पूरी तरीके से ऐसा बेकार फाइटर नहीं बन जाता। ड्रीकस डुप्लेसिस के पास अभी भी फन मैचअप्स और टाइटल एस्पिरेशंस डेफिनेटली मिडिल वेट डिवीजन्स में है। अब भाई कमबैक की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर कॉनर मैकग्रेगर के कमबैक के बारे में पिछले कुछ टाइम से काफी पॉजिटिव आउटकम्स निकल के आ रहे हैं। सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर रिसेंटली दिखी, कॉनर मैकग्रेगर को ट्रेन करते हुए देखा गया इटली के जिम में, और
और उनके जो आइकॉनिक ग्रीन शॉट्स है उसके अंदर ही कॉनर मैकग्रेगर यहाँ पे ट्रेन कर रहे थे और मल्टीपल ट्रेनिंग फुटेजेस और कोचिंग फुटेजेस यहाँ पर कॉनर मैकग्रेगर की निकली, जिससे लोगों का ये स्पेकुलेशन है कि वो काफी ज्यादा सीरियस है और अभी से उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है यहाँ पर व्हाइट हाउस कार्ड के लिए। और डेना व्हाइट ने भी कुछ हफ्ते पहले एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट ऐसा डाला था कि वो कॉनर मैकग्रेगर को व्हाइट हाउस कार्ड जो कि अगले साल जुलाई के अंदर होने वाला है उसमें फाइट कराने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। वो कॉनर मैकग्रेगर पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं कि इस लेवल के कार्ड पे, अगर ये कार्ड कभी होता है व्हाइट हाउस पे कभी इवेंट होता है तो इसमें कॉनर मैकग्रेगर को सबसे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे यहाँ पर फाइट करवाने के लिए। तो भाई अभी भी चीजें बहुत फार फेच्ड है, बट यहाँ पे कॉनर मैकग्रेगर ट्रेनिंग कर रहा है यहाँ पर सीरियसली, अगर वापस से ट्रेनिंग के अंदर आ चुका है तो बहुत अच्छी चीज है। और चलो कुछ नहीं तो कुछ तो सही यहाँ पर कॉनर मैकग्रेगर के फैंस को, मुझे खुद भी यहाँ पर मिल रहा है कि हाँ चलो एटलीस्ट ही इज इंटरेस्टेड इन ट्रेनिंग, ही इज स्टिल ट्रेनिंग। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है और ये थोड़ी थोड़ी चीजें यहाँ पर मोमेंटम गेन करेंगी और अल्टीमेटली शायद कुछ यहाँ पर फाइट वगैरह मटेरियलाइज होकर निकलेगी। अब भाई बात करें तो एक और बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल के आई। शॉन स्ट्रिकलैंड जो कि यूएफसी के मिडिल वेट डिवीजन का फाइटर है उसको 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि यह सस्पेंशन वाली अपडेट कुछ दिनों पहले ही पता चल चुकी थी, बट इसको अब यहाँ पर ऑफिशियल किया गया है। शॉन स्ट्रिकलैंड अब 6 महीने तक सस्पेंडेड रहेगा और इसका रीजन ये है कि कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक उसके फ्रेंड की किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में फाइट हो रही थी और जब उसका फ्रेंड यहाँ पर हारा तो उसके अपोनेंट ने कुछ तरीके से टॉन्ट करा था और उस टॉन्ट के बाद भाई हमने देखा था कि शॉन स्ट्रिकलैंड और उसका फ्रेंड क्रिस कर्टिस जो भी यूएफसी का ही फाइटर है उस अपोनेंट के फाइटर को यहाँ पर अटैक कर देते हैं। क्रिस कर्टिस के ऊपर तो हालांकि नहीं लगा, लेकिन शॉन स्ट्रिकलैंड क्लियरली वहां पे पंचेस थ्रो कर रहा था और पर्सनली तो वो बहुत ही वीक पंचेस थे, जिस हिसाब से वो गुस्सा कर रहा था उस हिसाब का पंचेस तो उसने थ्रो नहीं करे थे, बट स्टिल वो एक बहुत बड़ा वायलेशन था यहाँ पे रूल का। आप कॉर्नर मैन होकर सामने वाले कॉर्नर के स्पेशली फाइटर को तो बिल्कुल भी अटैक नहीं कर सकते और ये नेवाडा स्टेट एथलेटिक कमीशन ने इसी के कारण 6 मंथ्स का सस्पेंशन डाला है और साथ ही साथ ये बोला है कि अगर एंगर मैनेजमेंट क्लासेस वगैरह को या कोर्स को कंप्लीट करता है तो वो बैन थोड़ा कम हो जाएगा, 4.5 महीने का हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजें चलेंगी। शॉन स्ट्रिकलैंड का ऐसा कहना है कि वो किसी भी हाल में हमजा चिमाएव को यहाँ पर चैंपियन नहीं रहने दे सकता है यूएफसी के मिडिल वेट डिवीजन का। उसने हमजा चिमाएव को टेररिस्ट वगैरह भी बोला है और उसका ऐसा कहना है कि वो जल्द से जल्द ये सस्पेंशन खत्म करना चाहता है और वापस से विक्ट्री लेगा और हमजा चिमाएव को डीथ्रोन करना चाहता है यूएफसी के मिडिल वेट डिवीजन में। अब भाई इस बारे में आप सब मेरा ओपिनियन लेना चाहोगे तो आज से 1-1.5 साल पहले यहाँ पर शॉन स्ट्रिकलैंड काफी ज्यादा क्रेडिबल फाइटर लगता था, इवन दो उसकी बेल्ट लूज हो गई थी ड्रिकस डुप्लेसिस के अगेंस्ट, बट वो स्टिल क्रेडिबिलिटी थी, उसमें फाइट अच्छी करता था स्टिल। बट यहाँ पर जब से उसने ये ड्रिकस के बाद का रीमैच हारा है उसके बाद उसने प्रॉपर तरीके से सिर्फ यहाँ पर हेट स्प्रेड करी है, इंटरनेट पर हो या रियल लाइफ में हो, फाइटर्स को कुछ भी बोल देना, किसी को भी कोई भी चीज बोल देना आउट ऑफ कंटेक्स्ट, जिस बारे में जैसे जियोपॉलिटिक्स की बहुत ज्यादा बातें करता है। अब जियोपॉलिटिक्स अपने आप में ही बहुत क्रूशियल टॉपिक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसके बारे में वो कुछ भी ट्विटर के ऊपर जाना, किसी भी कंट्री, किसी भी रेस, किसी भी रिलीजन को उल्टा सीधा बोल देना और इस चीजों के कारण बाकी सारे फैंस के बीच में भी गलत मैसेज जाता है और ये शॉन स्ट्रिकलैंड जैसे फाइटर्स को बिल्कुल भी सूट नहीं करता और मुझे तो लगता है शॉन स्ट्रिकलैंड सबसे ज्यादा एक्चुअल रेसिस्ट फाइटर है। बाकी स्टिल फाइटिंग अच्छी करता है, फाइट अच्छा करता है, एक बार को वर्ल्ड चैंपियन बना है, उस सारी चीजों को हम डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए अपने आप में ही बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए होती है, बट आई होप कि वो जितनी सारी जो ट्रैश टॉकिंग कर रहा है, हमजा चिमाएव को बोल रहा है, वो अपनी लाइफ खुद पहले सॉर्ट आउट करे, पहले ये बैन खत्म करे, उसके बाद किसी मिडिल वेट डिवीजन के फाइटर को हराए और फिर ही टाइटल शॉट के यहाँ पर बात करे, क्योंकि इस टाइम पे वो सारी चीजें बोल रहा है तो बहुत ही ज्यादा बेसलेस और सिर्फ यहाँ पर रेलेवेंट रहने के लिए सारी चीजें बोल रहा है और ऐसा ही लग रहा है इस टाइम पर, ऐसा ही मैसेज निकल के आ रहा है। बाकी भाई यहाँ पर मैसेज निकल के आने की बात हो रही है तो यहाँ पर बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पे चार्ल्स ओलिवेरा ने लाइट वेट डिवीजन के रिगार्डिंग दिया है और चार्ल्स ओलिवेरा का ऐसा कहना है कि अरमान सारूकियन जो कि इस टाइम पर नंबर 1 रैंक्ड यहाँ पर कंटेंडर है उसको ही टाइटल शॉट नेक्स्ट मिलना चाहिए इलिया टोपुरिया के अंदर। चार्ल्स ओलिवेरा का ऐसा मानना है कि अरमान सारूकियन ही डिजर्व करता है नेक्स्ट टाइटल शॉट। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट निकल के आ रहा है, फॉर्मर चैंपियन है चार्ल्स ओलिवेरा और जो करंट चैंपियन बना है इलिया टोपुरिया वो चार्ल्स ओलिवेरा को ही हरा के निकल के बना है। तो चार्ल्स ओलिवेरा का ऐसा कहना है कि अरमान सारूकियन डिजर्व करता है, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बनाती है। क्या ये चार्ल्स ओलिवेरा का स्टेटमेंट गलत है? बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ पे डेफिनेटली मानता हूँ अरमान सारूकियन को टाइटल शॉट मिलना चाहिए क्योंकि उसके पास जिस लेवल की स्किल्स है, जिस लेवल की वो ग्राउंड गेम पोजेस करता है, वो सबसे बड़ा खतरा अगर लाइट वेट डिवीजन में, और ये चीज मैंने बहुत बार बोली अपने चैनल पे, सबसे बड़ा खतरा अगर लाइट वेट डिवीजन में इलिया टोपुरिया के लिए कोई है तो वो अरमान सारूकियन है। लेकिन भाइयों जिस हिसाब की बंदे ने पोजिशनिंग खराब करी है अपनी यूएफसी के अंदर वो शायद से किसी भी फाइटर की नहीं है। इवन दो वो नंबर 1 रैंक्ड है बट उसकी पोजिशनिंग बहुत ज्यादा वीक है नंबर 1 कंटेंडर के लिए। और यूएफसी में कभी भी ऐसा कोई रूल नहीं लिखा हुआ या कोई भी ऐसे सेट ऑफ रूल्स फॉलो नहीं होते कि अगर आप नंबर 1 हो तब आपको टाइटल शॉट मिलेगा, नंबर 2 हो तो नहीं मिलेगा, या नंबर 2 को मिल सकता है नंबर 1 को नहीं मिल सकता। हमने देखा है कभी नंबर 4, 5 को भी टाइटल शॉट मिल जाता है। तो रैंकिंग्स दी हुई है, डेफिनेटली रैंकिंग्स का भी अपना वैल्यू है, बट ऐसा नहीं है कि रैंकिंग्स के अकॉर्डिंग ही आपको टाइटल शॉट लाइन से मिलता है। ऐसा आपकी पोजीशनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी हाइप के ऊपर डिपेंड करता है और भी लॉट ऑफ अदर
अदर फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको टाइटल शॉट मिलेगा। और हमने बहुत बार डिस्कस करा है कि अरमान सारूकियन एक तो 1.5 साल से ज्यादा इनएक्टिव रहा है, उसको मटैस गॉमरॉट के अगेंस्ट फाइट दी गई, उसने वो फाइट भी नहीं एक्सेप्ट करी, कहीं जाके रेसलिंग मैचेस करने लग गया, फिर उसके बाद यहाँ पर काफी सारी चीजें बोली, उसका फाइट खुद भी कैंसिल हुआ, इवेंट स्पॉइल हुआ यूएफसी का, जिसके कारण यूएफसी अभी भी नाराज है उससे। तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पर काउंट आउट कर रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि अरमान सारूकियन को किसी और के साथ फाइट करनी ही पड़ेगी, तभी उसको टाइटल शॉट मिलेगा। बाकी भाइयों देख के अच्छा लगा कि चार्ल्स ओलिवेरा ने यहाँ पर अरमान सारूकियन के सपोर्ट में यहाँ पे स्टेटमेंट दिया। बाकी चार्ल्स ओलिवेरा को अभी यहाँ पर अपनी फाइट की यहाँ पर ज्यादा चिंता करनी चाहिए, क्योंकि उसने अपने लिए एक बहुत खराब फाइट ली है। रफाएल फिजीव के अगेंस्ट उसकी एक फाइट होने वाली है और सिर्फ इतने कम टाइम में इतने बड़े नॉकआउट से आके रफाएल फिजीव जैसे स्ट्राइकर के साथ फाइट करना बहुत बड़ी बात होती है। तो इन सारी चीजों के ऊपर मैं अपनी नजर रखे रहूंगा। कोई भी और अपडेट निकल के आएगी तो आप सबको सबसे पहले अपडेट करूंगा कि अरमान सारूकियन को टाइटल शॉट मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाकी आप सबका क्या ओपिनियन है इन सारी चीजों के बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।